नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में। आपने जैसा कि थंबनेल में देखा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही स्थायी ऊतक को समझने के लिए कि ये क्यों हैं, मतलब कि इनका कैसे हैं और क्यों हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें पहले विभाज्य ऊतक के बारे में, जो कि हमने इसके पहले लेक्चर में जाना है, इसको भी अगर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं शुरू से। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में दोस्तों, पादप ऊतक के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में विभाज्य ऊतक के बारे में पढ़ा था। जिसमें होता क्या है कि इसमें इस प्रकार के ऊतक में जो कोशिकाएँ होती हैं उसमें विभाजन होने का गुण पाया जाता था। मतलब कि वो जैसे कि जड़ नहीं होता, एक में से बहुत से जड़ निकले हुए हैं, एक टहनियाँ से बहुत से टहनियाँ, पत्तियाँ जैसे हो गई, तो ये सभी गुण विभाज्य ऊतक में पाए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के हमने पढ़ा था। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और तीसरा अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। वहीं दूसरे तरफ एक क्या था, स्थायी ऊतक था। इसमें और इसमें हमने अंतर क्या पढ़ा था कि इसमें विभाजित होता है, इसमें विभाजित नहीं होता। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके हम दोनों प्रकार भी देख लेते हैं। होता क्या है कि स्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं। पैरेन्काइमा, जिसको कि हम हिंदी में मृदुतक बोलते हैं। दूसरा प्रकार का नाम है कोलनकाइमा, जिसको कि हम हिंदी में स्थूल कोण। और तीसरा जो कि है स्क्लेरेन्काइमा, जिसको कि हम हिंदी में दृढ़ोतक बोलते हैं। तो ये तीनों किसके प्रकार हो गए, ये हो गए प्रकार सरल कौन सा, स्थायी ऊतक के। वही जटिल स्थायी ऊतक की बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला है जाइलम, जिसको कि हम दारू, इसको हिंदी में इसका यही जो उच्चारण शब्द है, इसका माइंड दूसरा मत कीजिएगा। और दूसरा है फ्लोएम, जिसको कि हम पोषवाहक कहते हैं। तो ये तो हो गया इन सब का प्रकार का। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना तक हम पढ़ चुके हैं, इसके आगे यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि स्थायी ऊतक के बारे में, कि स्थायी ऊतक क्या होता है और दूसरी चीज़ क्यों होता है। तो देखिए, होता क्या है कि जो स्थायी ऊतक है ये विभाज्य ऊतक के द्वारा ही बनते हैं। अब बात ये आती है कि जब विभाज्य ऊतक जो कि वृद्धि कर रहा है, जब ये ऑलरेडी पौधों में पाया जाता है तो स्थायी ऊतक क्यों बने, है कि नहीं। तो देखिए, इसका आंसर ये होगा कि जैसे कि हर चीज़ का एक निश्चित आयु रहती है, मतलब कि एक निर्धारित समय होता है। जैसे व्यक्ति है तो उसका एक निर्धारित समय बचपन का है, एक निर्धारित समय पढ़ने का है, फिर एक उम्र और बीतेगी। जैसे कि आप देखें, कभी छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, एक दिन बूढ़े होंगे, फिर एक दिन जीवन से लीला जो है समाप्त हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये जो विभाज्य ऊतक हैं, जो कि कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनका भी जो है जीवन निश्चित होता है। मतलब कि एक निश्चित सीमा के बाद ये भी विभाजित होने की जो क्रिया है, अर्थात कि वृद्धि होने की जो क्रिया है, इनकी रुक जाती है। तो जब वृद्धि होने की क्रिया रुक जाती है तो ये भी जो है मतलब कि स्थिर हो जाते हैं। तो यहीं से जो है स्थायी ऊतक का जो है निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो स्थायी ऊतक है, ये विभाज्य ऊतक के द्वारा जब विभाजित होने की क्रिया समाप्त हो जाती है तभी इनका निर्माण होता है। अगर हम इसको दूसरे भाषा में कहना चाहें कि अगर हम विभाज्य ऊतक का नाम न लें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम इस चीज़ को देखें ध्यान में, तो देखिए होता क्या है कि परिभाषा हम लिख सकते हैं कि ये जो स्थायी ऊतक हैं, ये उन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो विभाजित होने की क्षमता जो है खो चुके होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो विभाजित नहीं हो सकते। ये हो गई दूसरी परिभाषा। और पहली परिभाषा क्या हो गई कि स्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक से बनते हैं जब ये विभाजित होने का गुण खो चुके होते हैं तब। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हाँ ये कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ये किस लिए बनते हैं ये हमें देखना है, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि इनका जो निर्माण होता है, स्थायी ऊतक का बनना, ये एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनते हैं। अब ये विशिष्ट कार्य क्या हो गया, विशिष्ट कार्य का मतलब ये हो गया केवल वृद्धि तो सब कुछ होता नहीं, उसमें भोजन का निर्माण करना है कि नहीं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना दिन में होता है, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना।
मतलब कहने का मतलब है कि दिन और रात की इनकी क्रियाएँ, रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन और ऑक्सीजन लेते हैं, और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इनकी क्रिया मतलब बहुत सी प्रक्रियाएँ हो गई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस ये आप समझ लीजिए कि पौधों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं जिनको करने के लिए स्थायी ऊतक का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने 2 चीज़ देखा। और दूसरी बात ये भी, जब विभाज्य ऊतक से इस विशिष्ट कार्य को करने के लिए स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, तो उस समय इनका जो आकार होता है और संरचना होता है, ये दोनों निश्चित हो जाता है। मतलब कि इनकी जो लंबाई, आकार, रंग रूप वगैरह होता है, ये निश्चित हो जाता है। तब ये जो स्थायी, तभी इनका नाम परमानेंट पड़ा है। परमानेंट टिश्यू का मतलब जब निश्चित हो गया, अब ये विभाजित तो होंगे ही नहीं, नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगे ही नहीं, ठीक है, तब जो है ये स्थायी होंगे। तो इसलिए इनका जो आकार होता है वो निश्चित हो जाता है। इतना तक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें अक्सर ये पूछा जाता है कि जब पौधे के जो ऊतक हैं, जो कोशिकाओं से मिलकर टिश्यूज जो बने हुए हैं, विभाज्य ऊतक से स्थायी ऊतक में बदलते हैं, तो इस क्रिया क्या कहते हैं। तो देखिए, पौधों का निश्चित आकार लेने की जो एक प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है विभेदीकरण। यह अक्सर पूछा जाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। ये हो गया इसका इंग्लिश वर्ड में इसका नियम रूप। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि विभाज्य ऊतक ऐसे होता है। अब उसके बाद ये होता है कि जैसे कि हमने देखा था कि ये जो ये हो गया स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। हमने जैसा देखा था कि विभाज्य ऊतक में क्या होता था कि इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती थी ये सजीव होती थी। तो इसमें सर कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसमें देखिए कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें जीवित कोशिका भी होती है, मतलब जीवित कोशिका से मिलकर भी जो है स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, और निर्जीव कोशिका से मिलकर भी स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। तो इससे एक और एक नया सवाल आया कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कब स्थायी ऊतक में जीवित कोशिकाएं पाई जा रही हैं, कब निर्जीव कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब स्थायी ऊतक पतली जो रहेंगी, वहाँ पे हमें जो ऊतक मिलेगा स्थायी ऊतक, वो उसकी कोशिकाएं जीवित रहेंगी। और जहाँ पे स्थायी ऊतक का आकार मोटा रहेगा या मोटाई में रहेगा, वहाँ पर जो कोशिकाएं मिलेंगी वो निर्जीव रहेंगी। अब ये मोटा कैसे होती हैं? तो ये मोटी होती हैं कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति मीन्स आपने पेड़ों की छाल देखी होगी, राउंड में रहता है, तभी ना उनका जो है व्यास बढ़ जाता है, तो उसी कहते हैं कोशिका वृद्धि। तो यही जो है इसमें बात कुल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको चाहे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोगों ने केवल स्थायी ऊतक के बारे में बात किया था, और मैंने आज जो है कुछ अलग तरीके से थोड़ा बताने का कोशिश किया। मैंने पहले लिख लिया, फिर आपको समझाया, जैसे कि समय भी कम लगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरीके से शूट करेंगे। अगले लेक्चर में हम सरल स्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे और इसके प्रकारों को बारी बारी से एक एक वीडियो में कंक्लूड करेंगे। तो एक बार हम और इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं कि होता क्या है कि स्थायी ऊतक जो है ये विभाज्य ऊतक से बनते हैं। और कब बनते हैं? जब विभाज्य ऊतक विभाजित होने का गुण खो चुके होते हैं। क्यों बनते हो गया, कैसे बनते हैं ये हमने देख लिया। अब क्यों बनते हैं? तो ये एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रजनन हो गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई, ये सब करने के लिए बनते हैं। और इस दौरान जब ये बनते हैं तो इनका आकार और संरचना दोनों निश्चित हो जाता है। और इस प्रकार की संरचना को लेने को क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। और स्थायी ऊतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जीवित तथा निर्जीव दोनों पाई जाती हैं। जहाँ जीवित कोशिका पाई जाती है उसकी परतें पतली होती हैं, और जहाँ निर्जीव पाई जाती हैं उसकी परतें मोटी होती हैं। मोटी किस कारण होती हैं? तो कोशिका भित्ति कारण। तो दोस्तों इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।